आर्य स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। और जो पिछले वीडियो में हमने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा इसके गठन की प्रक्रिया को पढ़ा, जिसके अंदर इनकी सदस्य संख्या, निर्वाचन की पद्धति, योग्यता, कार्यकाल, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शक्तियां, इनके बारे में पढ़ा। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो संसद के कार्य और शक्तियां, संसद के कार्य व शक्तियां। संसद के कार्य और शक्तियां का मतलब यहाँ यह होगा कि जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों के कार्य और शक्तियां हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो इससे संबंधित 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि संसद के कार्य और शक्तियों का उल्लेख कीजिए या व्यवस्थापिका की कार्य और शक्तियों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इन्हीं में से फिर निकल सकता है। अगर आप ये जो अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो इस एक क्वेश्चन से आपके जो 2 अन्य क्वेश्चन जो बनने हैं, लोकसभा के कार्य और शक्तियां, राज्यसभा के कार्य और शक्तियां, वो दोनों इसी से पूर्ण हो सकते हैं। उनमें थोड़ा सा अंतर है, वो दोनों पढ़ो तो ये एक लिख सकते हो, और ये एक पढ़ रहे हो तो वो दोनों लिख सकते हो। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए संसद के कार्य और शक्तियां भी, संसद के पास क्या शक्ति है, क्या कार्य करती है संसद, तो उसमें जो पहला कार्य अपना, पहली जो शक्ति विधायी शक्ति, विधायी विधि का मतलब कानून निर्माण की शक्ति। इसको ये भी टॉपिक दे सकते हैं, कानून निर्माण की शक्ति। संसद है, उसका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो देश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। कानूनों का निर्माण संसद में होता है, और इसमें जो कानून बनाए जाते हैं उसमें राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा जाता है। संसद है वो जो 3 सूचियां हैं, 3 सूचियों में एक संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, ये भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं। तो संसद संघ सूची और संवर्ती सूची के उल्लेखित विषयों पर कानूनों का निर्माण करती है। संसद संघ सूची और संवर्ती सूची के उल्लेखित विषयों पर कानूनों का निर्माण करती है। यद्यपि संवर्ती जो सूची है उसके ऊपर संसद या केंद्र और जो राज्य के विधानमंडल है, दोनों कानून निर्माण कर सकते हैं। इसके ऊपर संघ, भारत सरकार या संसद या केंद्र, वो भी, और राज्य के जो विधानमंडल है वो भी कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। दोनों के लिए यदि संवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों कानूनों का निर्माण कर रहे हैं और उनके अंदर पारस्परिक मतभेद की स्थिति है या विरोध है दोनों में आपस में जो कानून का निर्माण हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो संसद द्वारा निर्मित कानून है वो ही मान्य होगा। यानी कहने का मतलब संवर्ती सूची के उल्लेखित विषयों पर केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यदि दोनों द्वारा जो कानूनों का निर्माण हो रहा है उसमें पारस्परिक विरोध है, तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र है या संघ है उसके द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त जो अवशिष्ट विषय या जिनको कह सकते हैं बाकी बचे विषय या शेष विषय, कहने का मतलब जब देश के लिए
संविधान का निर्माण हुआ था उस समय वो व्यवस्थाएं नहीं थी और वो बाद में आई है। तो बाद में आई है तो उन पर बाद में कानूनों का निर्माण की आवश्यकता पड़ी, जबकि उनको पहले किसी सूची में स्थान नहीं था क्योंकि वो सब्जेक्ट थे ही नहीं। तो उसके बाद में जब जो भी बाकी विषय बचे हुए हैं उनको अवशिष्ट विषयों की सूची में डाला गया और अवशिष्ट विषयों के ऊपर कानून का निर्माण है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये हुई आपकी विधायी शक्ति। अब दूसरी बात, संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन, भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्यों के विधानमंडल है उसमें नहीं किया जा सकता है। संविधान जो संशोधन है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों में से कोई भी सदन प्रस्ताव को पारित कर सकता है, फिर दूसरा उसको अनुमोदित कर सकता है। दोनों के द्वारा ही संविधान के संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें जो अधिकांश कार्य है वो देश की संसद के द्वारा ही किया जाता है। अधिकांश संविधान संशोधन का कार्य देश की संसद के द्वारा ही किया जाता है। कैसे? या तो वो सामान्य बहुमत से, या तो वो दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से, या फिर दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन का कार्य कर सकते हैं। संविधान के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जिनमें दोनों सदनों के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। यानी कहने का तात्पर्य है अधिकांश जो संशोधन है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा इनमें से इन दोनों का साधारण बहुमत से भी, दोनों एक साथ हो तो साधारण बहुमत, विशेष अगर स्थितियों अलग अलग करना चाहे तो लोकसभा के भी 2/3 बहुमत और राज्यसभा के भी 2/3 बहुमत इनसे होता है। लेकिन कुछ संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके लिए लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे पिछले साल जो जीएसटी जो लागू हुआ था, जीएसटी, उसके ऊपर आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक थी। तो ये संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। अब बात जो आ रही है वो आ रही है वित्तीय शक्ति। तीसरी जो शक्ति है वो वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, भारतीय जो संसद है उसका राष्ट्रीय जो वित्त है उस पर पूर्ण नियंत्रण है। देश का जो वित्त है, देश का जो खजाना है, उसके ऊपर पूरा जो नियंत्रण है वो भारतीय संसद का है, भारतीय संसद का है। और प्रत्येक वर्ष देश का जो वित्त मंत्री है वो प्रस्तावित बजट, मतलब आय व्यय का लेखा जोखा, बजट, एक वित्त वर्ष की आय व्यय का संपूर्ण लेखा जो जोखा होता है उसको बजट कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष देश का जो वित्त मंत्री है वो प्रस्तावित बजट जब तक संसद यानी विशेषकर लोकसभा से स्वीकार नहीं करा लिया जाए तो उस समय तक
आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोकसभा के बारे में बताया, इसमें राज्यसभा को क्यों नहीं बताया गया है? तो ये शक्ति बाद में भी पढ़ेंगे अपने। जो राज्यसभा है उसको वित्त पर 14 दिन तक विलंब करने की ही शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन तक विलंब करने की ही शक्ति प्राप्त है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये जो सदन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है वित्तीय शक्ति के लिए। इसके बाद जो चौथी शक्ति है वो प्रशासनिक जो शक्ति, प्रशासनिक शक्ति में क्या है कि भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। पार्लियामेंट सिस्टम अपने भी देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था कि देश का जो शासन है वो देश जो संसदीय क्षेत्रों में व्यक्त है उनके द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो ही देश का शासन संचालन का कार्य करते हैं। ऐसी व्यवस्था को संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान के द्वारा जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है, जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है उसके प्रति, कार्यपालिका के अंदर क्या आता है पहले तो ये देखो नहीं, जो कार्यपालिका है देश की उसमें मंत्री परिषद, मुख्य रूप से मंत्री परिषद या मंत्री मंडल भी इसका ही भाग होता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है, ये सारे कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, तो दोबारा एक बार इस पर विशेष ध्यान दीजिए। प्रशासनिक शक्ति में क्या होता है, भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, संसद, मंत्रिमंडल जो है, मंत्री परिषद जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी, संसद के प्रति उत्तरदायी। और संसद में भी विशेषकर किस सदन के प्रति, व्यवहार के रूप में अगर देखेंगे तो हमें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद यानी व्यवहारिक रूप में किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत हासिल है। यानी लोकसभा में जब तक उसको विश्वास मत हासिल है तब तक मंत्रिमंडल है वो अपने पद पर बना रह सकता है। अगली जो शक्ति है वो है 5 नंबर पर निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति में क्या होता है, तो भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार संसद को निर्वाचन संबंधी भी शक्तियां प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद को निर्वाचन संबंधी भी शक्तियां प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसके सदस्य होते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसका जो निर्वाचक मंडल होता है उसका चुनाव कौन कौन करते हैं, उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के और इसके साथ साथ राज्यों व संघीय इकाइयों के विधान मंडलों के सदस्य, विधान मंडलों के सदस्य यानी विधानसभा के जो सदस्य, विधानमंडल के संदर्भ में यह बात करेंगे तो विधानसभा के सदस्य,
ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो निर्वाचक मंडल से संबंधित जो शक्ति है, निर्वाचन से संबंधित जो शक्ति है, तो संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी होते हैं अनुच्छेद 54 के अनुसार। और अनुच्छेद 66 के अनुसार, अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद ये 5 महत्वपूर्ण, इनके अलावा अन्य शक्तियां भी संसद को प्राप्त है जिनको विविध शक्तियां भी कह सकते हैं। 6 नंबर पर विविध शक्तियां। विविध शक्तियां हैं, इसके अनुसार संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके उसको पदच्युत कर सकते हैं। संसद के दोनों सदन संविधान के द्वारा जो निर्धारित विशेष प्रक्रिया है उसके आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, ये प्रक्रिया है महाभियोग, जिसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। वो एक विशेष प्रक्रिया है महाभियोग की। तो दोबारा इसके बारे में एक बार और ध्यान से कि दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। और ये दोनों सदन है, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको अक्षमता व दुराचारण के आधार पर पदच्युत का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से, यानी कोई भी सदन है चाहे लोकसभा ऐसा प्रस्ताव ले आए और उसके बाद में वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा भी उसको अगर 2/3 बहुमत से पारित करते तो जिसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है वो उसी समय से पदच्युत समझा जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा जो प्रस्ताव है वो शुरुआत में राज्यसभा में लाया जाएगा, ऐसा राज्यसभा में लाया जाएगा और वो राज्यसभा में लाने के बाद में लोकसभा से अनुमोदित होना चाहिए, लोकसभा से अनुमोदित होना चाहिए, तब उपराष्ट्रपति है वो पदच्युत होता है। इसी विविध शक्ति में एक और जो विशेष शक्ति है दूसरे टाइप की अन्य शक्तियों में, उसमें राष्ट्रपति द्वारा संकट काल या आपातकाल की घोषणा की प्रभाविकता के लिए, कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है या संकट काल की घोषणा करता है तो उसकी प्रभाविकता के लिए घोषणा जब करती है राष्ट्रपति ने तो 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है, अनुमोदन होना जरूरी है, तभी आपातकाल है वो प्रभावी रूप से लागू रहता है, अन्यथा नहीं रह सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति शासन को एक बार में 6 माह तक अगर आवश्यक हो तो और बढ़ाया जा सकता है 6 माह तक, और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो 6 माह के लिए होता है। अगर आवश्यकता हुई है भी उसको और आगे बढ़ाना है तो उसके बढ़ाने के लिए 6 माह तक उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बढ़ाने के लिए क्या शर्त होती है कि संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति इसमें आवश्यक है अगले 6 माह के लिए। इस प्रकार राष्ट्रपति का जो आपातकाल है राष्ट्रपति द्वारा जो घोषित है उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन अपना हो गया जिसके तहत हमने विधायी शक्ति, संविधान संशोधन शक्ति
वित्तीय शक्ति, प्रशासन संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी और विविध प्रकार की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से, इसको गौर से पढ़ोगे। और इसके अगले क्रम में हमें वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियों का वर्णन करेंगे, उनके पास क्या पावर है, उनके कार्य क्या है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।